अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मक्का में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा जिस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी सबसे अहम शिक ये है कि तीनों में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। ये इत्तफाक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान जंग, गज़ा, लबनान, यमन और आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल रखा है। सऊदी अरब तेल की ताकत है, पाकिस्तान एटमी सलाहियत रखता है और तुर्किया नेटो की दूसरी बड़ी फौज का मालिक है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दिफाई मुआहदे हैं या खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन की बुनियाद है। अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो क्या बाकी दो अमली तौर पर भी मैदान में उतरेंगे। क्या इस मुआहदे से इसराइल और भारत की हिकमत अमली तब्दील होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज उन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे जो हम सबके जहनों में हैं। नाज़रीन, निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं होगी, सिस्टम नहीं चल पाएगा। बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया है और यह बयान सिर्फ हुकूमत पर तनकीद नहीं बल्कि इक़्तिदार के पूरे ढांचे पर एक बहुत बड़ा सियासी सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई इक़्तिदार के तमाम मराकज़ मुकम्मल हम आहंग हैं या पसे पर्दा इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लगे हैं। क्या अवामी मैंडेट और ताकत के मराकज़ के दरमियान फासले कम होंगे या सियासी कशमकश मजीद बढ़ेगी। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि PTI को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी गई क्योंकि वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। सवाल ये होगा कि क्या सियासी कुव्वतें एक बार फिर महाजराई की तरफ बढ़ रही हैं। क्या मुज़ाकरात की नाकामी मुल्क को नए सियासी बहरान, सड़कों की सियासत और मजीद गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ ले जाएगी या अभी भी मफाहमत की कोई खिड़की खुली है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज इन्हीं अहम सवालात का गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे। इन पूरी जो सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन पर करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। AVM रिटायर्ड साजिद खबीब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ शनीला अम्मार साहिबा एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आगाज़ में साजिद हबीब साहब आपसे करती हूँ। गुज़िश्ता बरस हमने देखा सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ और इस साल 2026 में 3 ममालिक, तुर्किया जिसमें शामिल हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इनके दरमियान ये दिफाई मुआहदे का होना क्या इंडिकेट करता है। कितने बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए और हर मुल्क क्या क्या अपने अंदर चैलेंजेस रखता है और क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं तीनों ममालिक की। और जब ये मिल जाएंगे तो क्या ये वाकई हकीकत बनेगी बात कि अगर एक पर हमला होगा तो अमली तौर पर ये तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको और सब साथियों को भी मेरा सलाम। जी बिल्कुल, बहुत ही खुश आइंद बात है और जिसकी पिछले बरस में समझता हूँ कि बुनियाद रखी गई थी जब भारत ने एक हमाकत की थी किसी कहने में आकर और उसने अपना ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत हम बात कर चुके हैं। वहाँ से मैं समझता हूँ कि जो एक हम कहते थे कि ग्लोबल साउथ में एक तब्दीली आ रही है। जब तब्दीली एक कुर्रे में आती है या एक निस्फ हिस्से में आती है तो वो आहिस्ता इसका इम्पैक्ट तकरीबन सारे कुर्रे उसके ऊपर भी होता है। तो आई थिंक ये उसी का एक पहला एक अमली सबूत है जो हमें ये जो मक्का डिक्लेरेशन या जो पैक्ट हुआ है इसके शक्ल में नजर आ रहा है। देखिए, मैं चूंकि कोई 30 बरस पहले जब मैं टर्की में एयरफोर्स के साथ फोर्सेस के साथ एक कोर्स कर रहा था तो मैं इनसे कहता था मुझे ये बताओ कि आपको किसने कहा है कि आपको ईरान से खतरा है या सऊदी अरब से खतरा है, क्योंकि इनकी वॉर गेम्स में ही इन दोनों ममालिक को यहाँ से खतरा दिखाया जाता था कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया तो शायद वो सीधा इस्तांबुल पे फेंकेगा और जो सऊदी अरब अपना वहाबिज़्म एक्सपोर्ट करेगा। तो जब क्योंकि वो जो इनकी लीडरशिप को डिक्टेट कराया जाता था और डिक्टेट कराने वाले कौन थे, अमेरिकन। मैं कहता था 2 स्क्वाड्रन उन्होंने आपको F-16 के दिए हैं, 3 स्क्वाड्रन ग्रीस को दे दिए हैं जो आपका नंबर 1 दुश्मन है। तो जब लीडरशिप अपने दिमाग से सोचना शुरू करती है अपना इंटरेस्ट और अपने खित्ते का, तो फिर ऐसी तब्दीलियां आना शुरू होती हैं और ये उसी का एक मजहर है जो पिछले साल शुरू हुई और अल्लाह का करम है कि ये इज्जत पाकिस्तान को मिली कि इस ग्लोबल साउथ की तब्दीली में जो पहली ईंट थी वो हमने रखी थी मार्का हक में कामयाबी हासिल करके। और उसके पास जिससे हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने सिविल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया है, उसकी निशानियां तो आपने जैसे कहा कि सऊदी अरब के साथ पहले ही एक तरह का एग्रीमेंट हो गया
था। फिर पूरे जिस तरह के इस प्रोसेस में जहाँ पे ईरान, अमेरिका और इसराइल की वॉर जो ईरान पे मुसल्लत की गई थी, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने न सिर्फ इन दो कुव्वतों को, ईरान को और अमेरिका को मनाया, बल्कि खित्ते के लोगों को जो है ममालिक, उनको एक तरह से हम आहंग किया कि ईरान और सऊदी अरब में भी तल्लुकात की बुनियाद पड़ी। तुर्की और ईरान और पाकिस्तान की बात की जाए तो हम तो पुराने 50-60s में RCD एक देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है। ये जो आगे एक्सपैंड होगा, जिसमें मिस्र शामिल हो सकता है, और जिस दिन ईरान शामिल हो गया तो ये खित्ता मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को इसमें इज्जत अफजाई मिली। तीनों मुल्कों का, जैसे आपने कहा, पोटेंशियल है। अगर सऊदी अरब के पास जो है इक़्तिसादी पोटेंशियल है, हमारे पास न्यूक्लियर पोटेंशियल है, जो तुर्की है उसके पास इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बहुत है, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे गए हैं। ये तीनों मिलकर जब करेंगे, और बस सिर्फ ये कहूंगा कि हमें भी चाहिए कि हम इकोनॉमिक साइड के ऊपर जाएं, सिर्फ एज नॉट कि हमने कुछ उनको दिया है तो उसके बदले में मिले, बल्कि हम अपने इक़्तिसादी पोटेंशियल को बढ़ाएं। बिल्कुल सही है। शनीला साहिबा, आपकी टेक लेना चाहूँगी। तहरीक मुआहिदा हुआ है, वाकई तीनों जंग में कूद पड़ेंगे, ये एक अहम सवाल है। और फिर ये कि क्या इंडिकेट करता है ये मुआहिदा, ख़ास तौर पे अगर हम इसराइल और भारत की बात करें तो क्या मैसेज उनको गया है? और आपको लगता है कि अब जो वज़न है इस मुआहिदे का और इन तीनों ममालिक का, ये मज़ीद बढ़ा है? बहुत शुक्रिया जवेरिया। देखें, ये एक डिफेंस एग्रीमेंट के तौर पे इसको नहीं हम देख सकते ना। एक्चुअली जो इस वक्त मशरिक वस्ता में जो बहरान आया है, उसके अंदर जो मुस्लिम दुनिया की तीन ताकतें हैं वो अपने आप को उस फ्रेमवर्क के अंदर मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही हैं, और तीनों ताकतों की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, जिस उस स्ट्रेंथ के साथ वो दूसरे की वीकनेस जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगी। सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, उनके पास तवानाई के रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा उनके पास उनकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। तुर्की की तरफ चले जाएं, नेटो का अलायंस है, कन्वेंशनल तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक डिफेंस है उसका, और उसके अलावा उनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके अंदर काफी ज्यादा तरक्की जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी मुनज़्ज़म फौज है, पाकिस्तान के पास जोहरी डेटरेंस है, उसके अलावा पाकिस्तान मिसाइल के अंदर और जो हमारी फिजाइया जो है उसके अंदर पाकिस्तान काफी ज्यादा एडवांस है। बिल्कुल सही। ये वो चीजें हैं जिससे तीनों ममालिक मिलकर काफी हद तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस बना सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि जी ये नेटो की तरह का कोई अलायंस बन गया तो ये भी कबल वक्त तो है, हो सकता है कि आगे जाकर जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि देखें 2025 के अंदर जब अमेरिका और ईरान का प्रॉब्लम हुआ था और कतर के ऊपर हमला हुआ था, तो उसके बाद सऊदी अरब ये समझना शुरू हो गया था कि सिर्फ अमेरिका के अम्ब्रेला के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी नहीं चल सकती, तो हमें अपनी जो रीजनल कैपेबिलिटीज है उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। तो वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट के अंदर आए, फिर तुर्की के साथ जो था वो मुज़ाकरात चलते रहे, अब तुर्की इसके अंदर आ गया। क्या ये ईरान के खिलाफ कोई अलायंस है? ये नहीं है। देखें, पाकिस्तान जो है उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। अगर पाकिस्तान डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है सऊदी अरब को, तो कल को वो पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के साथ भी मीडिएटर का रोल अदा करके उनके ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। इजराइल की जहां तक बात है, देखिए इजराइल जो है वो उसकी सिक्योरिटी के वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है वो अरब ममालिक को पेश आ रहे हैं। एक तो अगर लबनान की साइड पे चले जाए तो वेस्ट लबनान के ऊपर जिस तरह उसने कब्जा किया हुआ, अपना सिक्योरिटी जोन बनाया हुआ है। अभी जून के अंदर अमेरिका ने लबनान में और इजराइल के अंदर मुआहिदा तो करवाया जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह जो है वो डिसआर्म होगा और जो इजराइल है वो जनूबी लबनान से निकलेगा, तो फिर वहां पर लबनान की फौजी आएंगी, वो जो है मामलात को संभालेंगे। लेकिन अभी तक ये हो नहीं रहा है। फिर उसके साथ ही जो अभी उर्दन के अंदर जो वज़रा खारजा की जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी इसलिए थी कि बैतुल मुकद्दस, जिसके बारे में हम बार बार पाकिस्तान की, सऊदी अरब की, तुर्की की 1967 का जो बॉर्डर है उसके मुतालिक उनका मौकफ एक ही है कि 1967 के बॉर्डर पे रहना चाहिए, फलस्तीन एक आजाद रियासत बननी चाहिए, जिसका जो दारुल खिलाफा है वो यरूशलेम होना चाहिए। अब जो इजराइल के अंदर जो दाएं बाजू की इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं वो पूरा नेतन्याहू को धकेल रही है कि वो बैतुल मुकद्दस के ऊपर कब्जा करे, तो वहां पे जो उसकी दरअंदाजी शुरू हो रही थी उसको लेके ये कॉन्फ्रेंस जो थी वहां पे हुई थी। तो ये जो चैलेंजेस है मशरिक वस्ता के अंदर, उसके अंदर ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत अहम है। जहां तक बात है कि जो
जैसे नेटो के अंदर क्लॉज 5 है कि एक मुल्क के ऊपर हमला तमाम मुल्कों पे हमला तस्वुर किया जाएगा, उसके बारे में देखें अभी हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि उस प्रैक्टिकली ये कैसे होगा, वो चीजें हमारे सामने आनी अभी जरूरी है कि बिल्कुल किस ठीक है। अभी कौन सा अभी ये हमला होगा डिटेल्स तो जो हैं वो सामने बाकी आना लोग भी हो बाकी है। जाए। बिल्कुल ठीक है, वो आपका भी पॉइंट आ सामने गया। नहीं है कि मसूद रजा साहब ने practically भी हमें होगा ज्वाइन क्या। किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू मसूद, आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस माहदे को किस तरह से देख रहे हैं? रियाद, इस्लामाबाद और अनकरा एक सफ़ में शामिल हो गए हैं, क्या अहमियत है इस माहदे की? पहले सऊदी अरब के साथ हुआ, फिर उसके बाद इसमें हमने देखा कि तुर्किया भी शामिल हो गया है। और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो एक माहदा हुआ है मज़ीद ममालिक भी इसमें शामिल होंगे? कतर के हवाले से भी बात हुई थी, तो आपको लगता है कि एक्सपैंड होगा ये माहदा? बहुत शुक्रिया जवेरिया। पहले दिन से जब ये माहिदा हुआ था सऊदी अरब के साथ, उस वक्त से ये बातें हो रही थी कि मजीद मुल्क भी इस माहिदे में शामिल होना चाहते हैं और उसमें बातचीत हो रही थी। फिर ये वेस्ट एशिया की जंग शुरू हो गई और इस दौरान जो है फिर जो हालात वहां पे पैदा हुए, साफ नजर ये आ रहा है कि ये जंग जिस तरफ जा रही है, अमेरिका जो है वो यहाँ पर एक वाहिद अब सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उसको नहीं देखा जा रहा। तो एक नया निजाम जो है वो इस इलाके में आना है। जंग कल बंद हो जाए, 1 साल के बाद बंद हो जाए, 10 साल के बाद बंद हो जाए, होना है यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि अब अमेरिका की वो अहमियत नहीं है जो पहले थी। तो अब ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि ईरान अगर करार पाता है, तो अगर अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है, तो ईरान के हाथ में तो सारी सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती ना। तो अरब ममालिक के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब बरादर ममालिक हैं, लेकिन फिर भी एक बैलेंस ऑफ पावर का होना जरूरी है। तो ये सलाहियत पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान उसको एंकर कर सकता है। इसीलिए सऊदीया का और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, अब इसमें तुर्की शामिल हुआ है, उसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त की पेशबंदी है ये मुआहदा, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारा जो अज़ली दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ हमें मजीद डिफेंस मिलती है सऊदी अरब और तुर्की के हवाले से। और फिर इसके बाद आपने देखा एक और पेशरफ्त हुई है इस दौरान जो नया बजट मांगा गया है अमेरिका पेंटागन की जानिब से, उसमें एक शिक ये भी शामिल की गई है कि इस्राएली फौज और अमेरिकी फौज जो है इनको जम कर दिया गया है। यानी इस खित्ते में जो अमेरिकी फोर्सेस होंगी उनको लीड करेगा, उनको हिदायत दे सकता है नेतन्याहू यानी इस्राइल जी। तो ये एक पेशरफ्त हुई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका हर तरफ से अगर निकल भी जाए, तमाम ममालिक से निकल जाए, उसके बेसिस को तबाह किया है वो अगर निकल जाए, तो वो इसराइल में उसकी प्रेजेंस मौजूद रहेगी और इसराइल की तरफ से वो बदमाशी होती रहेगी जो हो रही थी। तो इस खित्ते में बैलेंस कायम करने के लिए ये मुआहदा बहुत जरूरी था। ये तसव्वुर किया, ये समझा जा रहा था कि आने वाले वक्तों में ऐसा कोई बंदोबस्त होगा और वो बंदोबस्त हमें होता नजर आ रहा है। सिर्फ जो इसमें खतरा है वो ये कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इस्लामी ममालिक, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस्लामी ममालिक एक दूसरे से नहीं उलझेंगे। जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें ईरान कंट्रोल करेगा, सऊदीया के ऊपर हमले हो रहे हैं, इराक से हो रहे हैं, यमन से हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह जिस तरह से जीसीसी ममालिक ने और दीगर इस्लामी ममालिक ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, बिल्कुल ठीक। मसूद, आपका पॉइंट आ गया। बाबर डोगर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी इस माहदे को, आप क्या अहमियत इसकी देखते हैं और कितने बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए? आपको लगता है कि एक बैलेंस क्रिएट होगा अभी मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल बनती जा रही है, और मज़ीद भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल आगे से आगे कुछ वर्स्ट होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान एक तरफ सालसी का किरदार अदा कर रहा है, दूसरी तरफ ये सैफ अरीकी माहदे में एक अहम रुकन के तौर पर भी सामने आया है। देखिए, सैफ अरीकी जो माहिदा है, इससे पहले पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट था। पाकिस्तान इस रीजन में एक बड़ी फौजी कुव्वत है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से ये जो जंग थी उस दौरान पाकिस्तान का एक बड़ा सेंसिटिव रोल था। एक तरफ पाकिस्तान मीडिएटर था और ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग करवा रहा था, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ सऊदी अरब का इत्तेहादी भी था, अलाई भी था, उसके साथ डिफेंस पैक्ट भी था। और पैक्ट ये था कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक करेगा तो पाकिस्तान पर अटैक कंसिडर किया जाएगा। एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन थी कि एक तरफ हम ईरान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, उसको मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी है। लेकिन इस सारे मरले में पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी के साथ अपना रोल अदा किया, एक बफर जोन का रोल अदा किया सऊदी अरब और ईरान के दरमियान।
اس طرح سے جو اسٹینڈ آف تھا اس طرح سے چیزیں آگے نہیں گئیں، اور جس طرح سے ایران نے کویت پہ اٹیک کیا، قطر دوسری امارات کو اٹیک کیا، اس حوالے سے سعودی عرب پر اس طرح سے اٹیک نہیں کیے. تو پاکستان کی ایک زبردست ڈپلومیسی تھی، اور ایک بڑا واضح یہاں پر ایک سیریس ایلیمنٹ تھا کہ اگر سعودی عرب پر اٹیک ہوتا ہے تو اس پہ پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اس میں پاکستان کامیاب ہو گیا ڈپلومیسی میں، اور اس سے پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ مزید بڑھی ہے. اب پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے اکنامک ایشو ہے، دوسری طرف سعودی عرب جو ہے وہ ایک بڑی اکنامک پاور ہے، تیسری طرف ترکی جو ہے، ترکی 80% جو ان کی ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ترکی خود مینوفیکچرنگ کرتا ہے، چاہے وہ ڈرونز ہیں، چاہے وہ وار پلینز ہیں، یا دوسرا اسلحہ یا ایمونیشن ہے، وہ خود تیار کرتا ہے، تو اور دنیا کو سپلائی بھی کرتا ہے. تو ترکی جو ہے وہ اس کی ایک انڈسٹریل اس کے پاس پاور ہے. تو یہ تینوں ممالک جو ہیں ان کا جو آپس میں کوپریشن ہے، اس میں اکنامک کوپریشن بھی ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے. ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر اٹیک کیا گیا تو تمام ملکوں پر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا. پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. انڈیا پاکستان جنگ میں ترکی پاکستان کے ساتھ بالکل سامنے کھڑا ہوا، پاکستان کے ہر حوالے سے اس نے مدد کی، چاہے ڈرونز تھے، چاہے ان کی وارشپ تھی وہ یہاں پر آئی. اور پاکستان کے سعودی عرب کے حوالے سے بھی اکنامک ٹائز بہت اچھی ہیں، ڈیفنس ٹائز بہت اچھی ہیں. تو پاکستان نے میرے نزدیک جس طرح سے سعودی عرب اور ترکی کی فرکشن چل رہی تھی، تو پاکستان نے ان دونوں ملکوں کو قریب لانے میں بھی بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اور اب یہ تین ممالک، تینوں ایک اکنامک پاور ہے، دوسرے ملٹری پاور ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، تو ایک بڑا بیلنس قسم کا ایک اتحاد جو ہے وہ بنا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو دیکھتے ہوئے اس ریجن کے دوسرے خلیج کے دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے. اس جنگ میں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے، امریکہ اسرائیل نیکسس بالکل کلیئر ہے، اور امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی جس طرح سے ایران نے ٹارگٹ کیا یو اے ای کو، قطر کو، کویت کو، وہاں پر امریکہ کچھ نہیں کر سکا، ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو ایک چیز تو وہاں پر موجود ہے کہ کوئی ریجنل جو پاورز ہیں ان کے ساتھ جو الائنس ہے وہ امریکہ یا نیٹو کے ساتھ ریلائنس سے بہتر ہے. بالکل صحیح. جو ریجنل پاورز ہیں ان پہ اعتماد کیا جائے، جن کے ساتھ بہت ساری قدریں مشترک بھی ہیں. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان آنے والے سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں جو خلیجی ممالک ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے. ساجد صاحب مجھے یہ بتائے گا، اس معاہدے سے اسرائیل اور بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، کیا وہ تبدیل ہوگی؟ اور دوسرا یہ سر، اکنامکلی پاکستان جو ہے اس وقت خاصی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس اپرچونٹی کو ہمیں اپنے اکنامک سیکٹر میں بھی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اکنامکس کی بات کریں پہلے، تو بالکل ہمیں اس کو اکنامیکلی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں پھر کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم مرسنریز کے طور پہ ہم اپنے ٹروپس جو ہے پرووائڈ کریں اور اس کے بدلے میں پیسے لیں. نہیں، ہم اپنے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں اکنامکس کے، اکنامک گروتھ کے، ہم ان کو ٹھیک کریں. وہ انرجی ہے، وہ ہماری انڈسٹریز ہیں، وہ ہمارا ایگری سیکٹر ہے، اس کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ اپنی اکانومی کو لے کے جائیں، نہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ٹیکسز سے سمجھے. بلکہ I remember چرچل نے کہا تھا کہ ٹیکسز سے ڈیولپمنٹ کا تصور ایسی ہے جیسے آپ کسی بالٹی میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کریں. تو ہمیں بالکل کرنا چاہیے. جہاں تک اسرائیل اور بھارت کی بات کی ہے، بالکل دیکھیے اس پوری جنگ میں انڈیا ایکسپوز ہوا، کیونکہ جنگ اسرائیل کے اور امریکہ کے ایران پر حملے سے ایک دن پہلے وہ جو اپنا فادر لینڈ میں گیا تھا وہ مودی گیا تھا. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ سیٹ بیک پورے پروسیس میں. جو پچھلے سال ہزیمت اٹھانا پڑی وہاں سے شروع ہوا، بھارت کو اب تک جاری ہے. وہ بالکل اس وقت تل ملا رہے ہوں گے کہ اپنی کیا اسٹریٹجی کرنی ہے. لیکن دیکھیے، آپ نے کہا کہ کیا یہ تین ملکوں کو جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جنگ ہوئی تو دوسرے بھی کود پڑیں گے؟ نہیں، ایسا معاہدہ جو ایریا اٹ سیلف ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ تینوں وائبل کنٹریز ہیں. اکنامک پاور کی بات کی، نیوکلیر پاور کی بات کی، اور ہم نے ملٹری پاور کی بات کی. یہ تینوں وائبل سٹیٹس ہیں. ان کا ایسا معاہدہ اٹ سیلف ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے جو بھارت کو بھی سوچنے پہ مجبور کرے گا کوئی حرکت کرنے سے پہلے. اور اسرائیل کو تو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کو جو تھارڈ تھے اور پیٹریوٹ تھے وہ اس کو سیو کر سکتے ہیں. اس کا آئرن ڈوم تہس نہس ہوا ہے، اور اسی لیے جو ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ انہوں نے مرج کر دیا ہے جو بجٹ تاکہ ملٹری اسرائیل کی وہ اس کو کر دیں. تو ڈیفینیٹلی وہ دے ول گو، وہ آلٹرنیٹس کا سوچیں گے کہ کیا کیا جائے.
जो फिलहाल तो जैसे अभी बात हुई कि वो लेबनान की तरफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जो इधर आना था वो ख्वाब तो इनका शिकना शुरू हो गया। और मैं नहीं समझता कि अगर उनकी कोई भी मूव हुई तो हम लोग उससे आंखें बंद रखेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाएं, बाकी पैनल मेरे साथ ही मौजूद है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे। आजकल सिस्टम गेम जो है वो बहुत चल रही है, सिस्टम के हवाले से कोई बयान आ जाता है और उस पर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। अभी बिलावल भुट्टो के बयान पर एक डिबेट स्टार्ट हुई है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, उसका मतलब कहाँ से आया और उसका मतलब है कि आपने पैनल के राय इस पे जानेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि निज़ाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं होगी ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मसूद साहब, आपकी राय मैं लेना चाहूँगी। सिस्टम बड़ा ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। सिस्टम से ही हमारी डिस्कशन कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई, फिर अपने बयान की तरदीद कर दी गई, लेकिन ये वर्ड जो है वो अभी कहीं गया नहीं है। बिलावल साहब ने भी आज इसका इस्तेमाल कर दिया है। ये बताएं कि क्या वाकई इक़्तिदार के तमाम जो मराकज़ हैं मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं, या फिर बैक एंड पे जो टेंशन्स हैं, जो एक दूसरे के दरमियान जो खलिश है वो अब वाज़े तौर पर सामने आ गई और हम देखेंगे कि इत्तेहाद जो है वो भी ख़तरे में नज़र आ रहा है और राहें जुदा होंगी। देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डीकोडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल डीकोडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जिस सिस्टम का हिस्सा रहे और अपनी पॉलिटिकल वेट से ज्यादा उन्होंने हासिल किया, अब उस सिस्टम से वो अलहदगी इख्तियार करते नजर आ रहे हैं, वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वो शुरू से ही कहते रहे कि अब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हालांकि उन्होंने तमाम आईनी ओहदे और बहुत सारी मराद, बहुत सारी ऑफिसेज अपने पास रखे और उनकी पार्टी ने, उनकी पार्टी के लोगों ने उससे बड़े फायदे उठाए, उसको एंजॉय करते रहे, ताकत को एंजॉय करते रहे। लेकिन अब जब वो डिकोडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये धमकी से कुछ आगे की बात मालूम होती है। धमकी एक आध बार होती है, वो अब उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं। तो उल्टी गिनती क्या वो हुकूमत को गिरा देंगे? तो ये बात समझने की है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह ये पोजीशन अटेन की है इस नए सेटअप के अंदर, उनकी पार्टी में जिस तरह से ये पोजीशन दी है, क्या वो वाकई कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखना भी बाकी होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिस्टम को डिरेल करके जो कुछ उन्होंने हासिल किया है उसको भी गंवाएं, और फिर केसेस मौजूद हैं, फाइल्स मौजूद हैं, जो तरीक़ाकार है मुल्क में। यानी जब तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी मैनेज हो सकती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को समझना चाहिए कि वो भी अब वो जो बात कर रहे हैं, वो जिसको सुना रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है, ये इसके लिए शायद हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन तक अगर है, जैसा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो हमें कश्मीर के इलेक्शन मुकम्मल हो जाए इस तक का वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की यही जबान रहती है, यही लबो लहजा रहता है, यही अंदाज रहता है, तो फिर हमें ज्यादा संजीदगी से इस बात को देखना चाहिए। फिलहाल हमें इसे कश्मीर के इलेक्शन तक महदूद रखना चाहिए। अभी ये लग रहा है कि वो पॉलिटिकल डिकोडिंग कर रहे हैं, सिस्टम से पीछे हट रहे हैं, गिराने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, सिस्टम गिरा दूंगा। लेकिन हकीकत ये है, जो मैं जहां तक गेज कर पा रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सिस्टम को डिरेल करने की, गिराने की हिमाकत नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आगे। शनीला साहिबा, क्या आप भी अग्री करती हैं कि हमें वेट करना होगा? कश्मीर के इंतखाबात का मुकम्मल नतीजा जब तक नहीं आता तब तक ये बातें होती रहेंगी और इट्स सॉर्ट ऑफ डेटरेंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब के जो बयानात उसमें एक फ्रस्ट्रेशन सी नजर आ रही है। जाहिर है उन्होंने गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर हुकूमत भी इसी तरह ही धमकियां देके बनवाई थी। नवाज लीग भी अगर इस्तेहकाम पार्टी के 4 मेंबरान को अपने साथ मिला लेते तो उनकी हुकूमत बड़े आराम से वहां पे बन जाती। अब वही हरबा वो कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितनी धमकियां दूंगा, मैं आके सिस्टम की उल्टी गिनती स्टार्ट करवा दूंगा तो शायद फिर ये वही सब कुछ मुझे वहां पे भी प्लेट में रख के दे दिया जाएगा। लेकिन इस दफा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस सिस्टम को डीरेल कर दें या इस सिस्टम को खत्म कर सकें। सिस्टम जिन्होंने चलाना है वो चला रहे हैं, वो सिस्टम को चला भी लेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने तो जब 2024 के इलेक्शन हुए तब भी बड़ी कोशिश की थी। उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब को इमरान खान साहब के पास जेल में भेजा भी था कि आए मिलके हम हुकूमत बना लेते। उन्होंने उस वक्त भी उनको नहीं माना था, वो अब भी उनको नहीं मानेंगे। अगर इमरान खान साहब 3 साल जेल काट रहे हैं, 3 साल हो गए जेल काट चुके हुए हैं, तो वो अब पीपल्स पार्टी का बैगेज उठा के
तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी उस सारी जो मैंने वहां पे जद्दोजहद की उसके ऊपर पानी फेर दूं। तो अगर उन्होंने सिस्टम को डीरेल करना है तो उन्होंने पीटीआई के जरिए करना, और पीटीआई मुझे किसी सूरत भी नजर नहीं आ रही कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कश्मीर के इलेक्शन तक ये सारा कुछ नजर आ रहा है, उसके बाद पुरानी तनहा के ऊपर काम करेंगे। पहले तो आप सारे आईनी ओहदे छोड़े ना, आप के जो वाली साहब सदर बने हैं वो भी इसी सिस्टम के तहत बने हैं, आपके 2 गवर्नर है इसी सिस्टम के तहत बने हैं, सेनेट के जो चेयरमैन है वो इसी सिस्टम के तहत बने हैं, आपको गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत भी इसी सिस्टम के तहत मिली है। तो बिलावल भुट्टो साहब को पहले तो सारे सिस्टम से खुद को निकलना होगा। क्या उनके वालिद रिजाइन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके गवर्नर छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे। क्या वो बलोचिस्तान की हुकूमत छोड़ेंगे? वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि हमें वेट करना चाहिए कि आजाद कश्मीर के जब इलेक्शन हो जाते हैं, वहां पे हुकूमत साजी हो जाती है, क्या उसके बाद भी बिलावल भुट्टो धमकी देते हैं, और धमकी कितनी कारगर साबित होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि नवाज लीग वगैरह काफी मुस्तहकम पोजीशन में है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। एमक्यूएम को मिला के, दूसरे इत्तेहादियों को मिला के बिलावल भुट्टो को फिर पीटीआई को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई के लोग भी डिवाइडेड हो चुके हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ पीटीआई के अंदर हैं। उन आजाद के 5-10 वोट ही चाहिए आपको एक सिंपल मेजॉरिटी। बिलावल भुट्टो तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर भी डिवीजन मौजूद है। बाबर डोगर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई जो ये बात कर रहे हैं इनके एक्शंस के थ्रू भी हमें नजर आएगी, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो क्या हम देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ भी बिलावल भुट्टो का यही स्टैंड रहेगा, और क्या हुकूमत और इत्तेहादी मुख्तलिफ समतों में जाते हुए आप देख रहे हैं, या एक ही समत में, एक ही जगह, एक ही प्लेट में बैठ के खाने खाएं जाएंगे? देखिए, बिलावल जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, कश्मीर इलेक्शन तो एक तरफ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम में पीपल्स पार्टी पूरी तरह बेनिफिशरी है। आतिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है चेयरमैन सेनेट हैं, 3 सूबों में उनके गवर्नर हैं, 4थे सूबे में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो आलमोस्ट वो इक्वली नून लीग के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो इस सिस्टम में जो डिमांड्स, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर मोहसिन नकवी साहब की आप बात सुने, अगर जिस तरह से जो बात उन्होंने की, वो तो सूबों की बात कर रहे हैं कि ये जो सूबे हैं ये नागुज़ीर हैं, और इसका जो प्रेशर है अल्टीमेटली फिर मंसूर अली खान साहब एंकर हैं, उन्होंने इस पे एक प्रोग्राम कर दिया कि 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये पार्टी की पहली फ्रिक्शन चल रही है नहरों के ऊपर। पंजाब में नहरों की बात की गई कि पंजाब में नहर जो है वो बनाई जाएंगी, जिस पर भी पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस आई, और वो मामला जो था वो खासा तनाव का शिकार हुआ पे पार्टी में, और एस्टेब्लिशमेंट में इस पर तनाव आया। उसके बाद सूबों वाले मामले पे तो पे पार्टी के लिए डू और डाई है। तो ये जो चीज़ है, अगर इस पे इसी तरह डिमांड्स जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं और मामला किसी डेड एंड पे चला जाता है, क्योंकि फिर पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, फिर पार्टी के पास कोई कुशन नहीं है इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये चीज़ों पे कोई दरमियानी रास्ता निकलता है, क्या ये कहते हैं कि बुखार दिखा के वो ज़ुकाम की पे राज़ी कर लिया जाए, तो कोई इस तरह की चीज़ निकलती है, या वाकई इसमें सीरियस डिमांड है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में विद इन नून लीग फ्रिक्शन है, तो सूबों के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते हुए दबाव के हवाले से बिल्कुल फ्रिक्शन है, डिफरेंट जो अप्रोच है वो पाई जा रही है। तो चीज़ें जो हैं अब फ़िलहाल आगे चल के चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी जब थोड़ी सी। अच्छा, ऐसा लग रहा है बाबर डोगर साहब कि हमारा मुल्क जो है वो एक बार फिर सियासी कियोस की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, तो हमने ये भी देखा कि सितंबर में उन्होंने एक एहतजाज को भी अनाउंस किया, और इसके साथ साथ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहे हैं कि पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी गई, कि वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्या चाहती है, इस सब पे पैनल की राय जानेंगे। लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद मुज़ाकरात की बहुत दावतें दे चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद दावत देने का सिलसिला जो है वो उनकी तरफ से नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये भी की है कि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब मुज़ाकरात के लिए किया था, लेकिन शायद इन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिल रही। मसूद साहब, हुकूमत और अपोजिशन में अब पुल कौन बनेगा या पुल कैसे बनाया जाएगा? बड़ी दफ़ा हमने देखा कि ऑफ़र की है हुकूमत ने मुज़ाकरात की, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम मज़ीद कोई ऑफ़र भी नहीं दे रहे और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है।
देखिए बहुत अरसे के बाद ये बात सामने आई है कि इस तरह की गुफ्तगू हुई हो कि अपोजिशन से वो बात करने को तैयार नहीं है और अब उन्हें कोई ऑफर नहीं दी जा रही। ये जो क्योस था जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से मौजूद था और इसको मैनेज कर लिया गया था और ये बड़ी अच्छी तरह से मैनेज रहा। और ये जो इस वक्त गवर्नेंस का फुकदान है और जो ये मईशत की ज़बूहानी है, जो इस सिस्टम को लेकर जिसको ठीक करना था वो करने में नाकाम रही है, तो लिहाजा ये पॉलिटिकल क्याओस जो है ये हमें एक नई डिग्री पर नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि बातचीत की कोई जरूरत थी नहीं पहले भी, और इस सिस्टम को तहरीक इंसाफ की कोई जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ का बाहर आने का मतलब है कि ये पूरा सिस्टम जो है लपेट दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतना वक्त गुजार दिया है, वो किसी भी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं होंगे और उनकी अवामी मकबूलियत जो इस वक्त गो के नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि बड़ा दबाव है, लेकिन अगर वो बाहर आ जाते हैं और वो चुप नहीं होते हैं तो फिर सूरत हाल पॉलिटिकल पूरी बदल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आ रहे हों, क्या उनसे कोई बातचीत की ख्वाहिश हो, ये किसी ने सवाल किया और उन्होंने उसका जवाब दे दिया, इसको यहीं तक हमें रखना चाहिए। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की भी कॉल दे चुकी है, सितंबर में एहतजाज भी करने जा रही है, उस एहतजाज की कॉल को आप किस तरह से देखते हैं और फिर इतना लंबा जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया है, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? बहुत देर कर दी है तहरीक इंसाफ ने। ये एहतजाज इन्होंने जो पहले एहतजाज किए, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा कुव्वत से एहतजाज अब करना उनके लिए आसान नहीं होगा। बहुत वक्त गुजर चुका है, बहुत लोग थक चुके हैं, एक पॉलिटिकल फटीग होती है। इनकी जो पार्टी है ग्रास रूट लेवल तक जो कुछ इनके साथ हो चुका है, उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल लगता है कोई एहतजाज वगैरह ये कर सकें। ये जो इस वक्त आपको सियासी गर्मी नजर आ रही है, जब ये सिस्टम माजी से वजूद में आया था उसी वक्त मैंने उसके बाद कई मरतबा कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पीपल्स पार्टी इस सिस्टम से बाहर जाएगी और अपोजिशन बेंच से बैठेगी। उसकी वजह यह है कि अगर अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपने आप को वजीर आजम का कैंडिडेट बनाना है तो वो इस सेटअप को निगेट करके ही फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो कोई वक्त आएगा कि ऐसा करेंगे, लेकिन क्या इसकी इजाजत मिलेगी और क्या वो ऐसा कर पाएंगे, सवाल है। क्योंकि जिस तरह का वो इलेक्शन सिंध में जीतते हैं, यहाँ पर अपोजिशन हुआ करती थी जो अब नहीं होती, वो अपोजिशन दोबारा बन सकती है। और अगर शहरी सिंध और देही सिंध में अपोजिशन बन जाती है तो तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शनीला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। शनीला साहिबा, एक तो ये कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, कितनी सदाकत है, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान? और दूसरा ये भी बताएं कि जो एहतजाज की कॉल दी गई है, अब ये भी बहुत एक अहम सवाल है कि इसको लीड कौन करेगा। एहतजाज तो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उससे पहले अलीमा खान और सुहेल आफरीदी भी आमने सामने है। फिर एक खबर और र्यूमर ये भी आ रही है कि मोहसिन नकवी की सुहेल आफरीदी से कोई खुफिया मुलाकात हो रही है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल वापस ले ले। कैसे देखती हैं आप इसे? देखें, सुहेल आफरीदी जो है वो जब भी कोई एहतजाज की कॉल देंगे या उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना होगा तो वो सिस्टम जो चला रहे हैं उनके साथ किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज के तहत ही वो यहाँ पे दाखिल हो सकेंगे। सही। अगर एहतजाज जो आपका इतना जलसा कामयाब होता या अवाम के अंदर इतना ज्यादा जोशो जज्बा होता तो उसी वक्त ऐलान कर दिया जाता कि हम चल रहे हैं, कल या परसों हम एहतजाज कर रहे हैं या लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एहतजाज करना क्या है कि आप यहाँ पे धावा बोलेंगे, आप आके जेल तोड़ देंगे, वहां से अपने लीडर को रिहा करवा के ले जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। आपको कोई ना कोई डील होगी या अदालतों के जरिए ही इमरान खान बाहर आएंगे, उसके अलावा अभी तक मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बाकी इस मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हुकूमत को बिल्कुल इस वक्त जरूरत नहीं है। मसूद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीटीआई जो है मैनेज हो चुकी हुई है, ग्रास रूट के ऊपर कोई हमें एहतजाज उनका नजर नहीं आता है। वर्कर फटीग बहुत ज्यादा होती है, ये वर्कर फटीग इमरान खान साहब ने खुद ही कर दी थी। जिस वक्त वो तहरीक अदम एतमाद के बाद बाहर निकले हैं, उन्होंने हर वक्त हालत एहतजाज में खुद को रखा, हुकूमत में भी रखा है और उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को हालत एहतजाज में रखा। तो उनका वर्कर जो वो फटीग हो चुका है। अब हमें कोई बड़ी तहरीक उनकी तरफ से निकलती हुई नजर नहीं आती। आप ये देखिए, सुहेल आफरीदी हर बुध को यहाँ पे अडयाला के बाहर वो आके बैठ जाते थे, अलीमा खान बैठ
जाती थी, रोज वो लोगों की मिन्नतें करते थे, 10,000 लोग आ जाओ, 5,000 लोग आ जाओ, 1,000 लोग आ जाओ, 100 से ज्यादा बंदा वहां नहीं आता था। वो अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, वो इमरान से मुलाकात की रियायत तक नहीं ले सके हैं। जी। तो ये एहतजाज इस तरह का नहीं है कि वो आके कोई सिस्टम को लपेट देगा या उसको तलड़ पलड़ कर देगा। बिलावल भुट्टो ने अगर ओपोजिशन में जाना है तो बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन से कोई साल 1.5 साल पहले ओपोजिशन में जाएंगे, जिस तरह के वो पहले गए थे। उससे पहले वो भी किसी इस सिस्टम को लपेटने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो मुझे कोई ऐसा सिस्टम में क्योस नजर नहीं आ रहा है, और ना मुझे ऐसे कुछ चीज नजर आ रही है कि हुकूमत अपने घर जा रही है। ये हुकूमत अभी चलेगी। जो मोहसिन नकवी है वो अपने बयान से खुद पीछे हट गए हैं, और क्योंकि उन्होंने बयान में कुछ चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दी। इतना बयान देने को कहा नहीं गया था जितना बयान उन्होंने दे दिया। उसके बाद उनको वजीर आजम से मुलाकात करनी पड़ी। जो प्रेस रिलीज आ गई वो सबके सामने है। नवाज साहब की इसाल डार से वजीर आजम साहब से जो मुलाकात है, उसके बाद जो प्रेस रिलीज सामने आ गई, कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही, कोई 6 महीने 3 महीने कुछ नहीं है। पहले तोलें फिर बोलें। बाबर डोगर साहब, 3 महीने जो है ना, जी। सिर्फ हम अपनी वो रिव्यूज को राजी करने के लिए कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा सिस्टम। बिल्कुल सही है। बाबर डोगर साहब, मोहसिन नकवी का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है, यही कहेंगे हम? देखिए, उन्होंने जो लास्ट मीटिंग की थी, जो एक कुछ लाहौर के रिपोर्टर से उन्होंने बात की, उसमें एक तो चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर की कि वो उनका जो स्टैंड है वो उस पर कायम है। सिस्टम के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो उस पर कायम है। हाँ, उन्होंने इसके साथ ये कहा ये गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे करेगी। अब ये जो दूसरी चीज़ हो रही है कि पीटीआई गवर्नमेंट मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो पीटीआई तो बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस 2-3 दफ़ा उनको दावत दी कि वो मुज़ाकरात करें। हाँ जी। लेकिन पीटीआई का बड़ा वाज़ेह स्टैंड है इस पे। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के साथ बात करते हुए ये बात की कि पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेगी, बल्कि वो पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे वो बात करेगी। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि गवर्नमेंट के और पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है बात करने का। फैसला जो है जिसने करना है वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी मर्जी के बगैर, उससे मुशावरत के बगैर कोई भी डायलॉग। जेल में बैठा हुआ है, उससे निकलवाना किस तरह से है? कोई स्ट्रेटजी है इनके पास? इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी उसी के पास है जो जेल में बैठा हुआ है। डायलॉग क्या होंगे, क्या डिमांड्स होंगी, क्या शराइत होंगी, और वो क्या चाहता है, ये अल्टीमेटली उसी ने तय करना है। इनके जो बाहर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। ये इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात, क्या मुज़ाकरात करेंगे, किस चीज़ पे मुज़ाकरात करेंगे? ना ये कोई डील से दे सकते हैं, ना इनके पास कोई गुंजाइश है, ना इनके पास कोई बात करने का एजेंडा है। अल्टीमेटली फैसला उसने करना है, और वो उसका जो स्टैंड है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो 2 चीज़ें, या इलेक्शन करवा दें जी, और वो इसी शर्त पे वो बाहर आने जो एहतजाज की कॉल दी है, इसका एजेंडा क्या होगा? देखिए, एहतजाज की कॉल तो इन्होंने 5 अगस्त को भी दी थी, और मुझे पता है कि इन्होंने पहले डीसी लाहौर से इजाज़त मांगी, नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने फैसला किया हम फिर भी लाहौर में एहतजाज करेंगे, और तमाम पंजाब में कॉल भी दे दी गई। और उसके बाद सिर्फ 1 दिन पहले, यानी कि रात को तमाम डिस्ट्रिक्ट को ये कन्वे कर दिया गया जी लाहौर आने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने महल्ले में एहतजाज कर लें, काफ़ी है। तो एहतजाज करने की फिलहाल पीटीआई पोजीशन में नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कम से कम पंजाब। बाबर डोगर साहब, पॉइंट आ गया, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। मसूद साहब, आपका बिल्कुल आखिरी पॉइंट लेना चाहूँगी। सॉफ्टवेयर अपडेट पे आप कुछ मुस्कुराए थे, आई थिंक आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए? अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। आप शायद मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात करेंगे। जी। मोहसिन नकवी साहब ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि वो सिस्टम के नाकारा होने के बयान पर बिल्कुल वो कायम है, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, मईशत बेहतर नहीं हो रही, पुलिस का निजाम ठीक नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, मुल्क कर्जे पर चल रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पावर का जो बहरान है वो अपनी जगह मौजूद है। तो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम को बदलना होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, लेकिन नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव लाज़मी है, ये जब तक आप नहीं करेंगे सिस्टम आगे नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है कि आखिर वो डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं, डिलीवरी से मुराद कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अल्फाज शायद उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब, शनीला अमार साहब और बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।